एस्पिरेशन सिंड्रोम। वेरी सिंपल है, चलिए स्टार्ट कीजिए। मेकोनियम क्या होता है जी? बच्चा, न्यूनेट, नवजात बच्चा फर्स्ट लैट्रिन जो करता है उसको क्या कहा जाता है? प्रथम लैट्रिन जो काला काला करता है उसको मेकोनियम कहा जाता है। ठीक है, ये बना किस चीज से होता है? बच्चा तो खाना नहीं खा रहा है, आंत के दीवार, ये आंत के दीवार का झड़न होता है। बच्चे की आंत की दीवारें तो झड़ रही है ना, ये तो हमेशा झड़ता है, हम लोग का भी झड़ता है। तो वो जो इकट्ठा रहता है 9 महीने से, वही है मेकोनियम। अब नाम पढ़ो, मेकोनियम को क्या किया बच्चा? एस्पिरेट कर लिया, और उससे जो बीमारी शुरू हुआ सिंड्रोम, उसी को हम लोग मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम कहेंगे। और बच्चा कब लैट्रिन पिएगा भाई? जब ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। अच्छा, अंदर जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, ये माँ का वो है आपका बचदानी है, ये प्लेसेंटा है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, ये बच्चा है, फीटस। ठीक है, तो बच्चा पेशाब तो करता है हमेशा, लेकिन लैट्रिन नहीं करता है। लैट्रिन बाहर निकलने के बाद करता है। पेशाब एनी टाइम कर रहा है और इसी पेशाब को फिर पी जा रहा है, वापस कर रहा है, पी रहा है, कर रहा है, पी रहा है, कर रहा है, पी रहा है, लेकिन लैट्रिन नहीं करता है। अब कोई भी ऐसा कारण हो जिसके वजह से बच्चा दबाव में जाएगा, प्रेशर में जाएगा, तो हम लोग जब किसी दबाव में जाते हैं तो हम लोगों को भी तो लैट्रिन लग जाता है। सिंपैथेटिक सिस्टम क्या हो गया? स्टिमुलेट हो गया। और हम हमेशा समझाएं कि सिंपैथेटिक सिस्टम अगर स्टिमुलेट होगा तो आपके शरीर में कौन सा परिवर्तन आएगा? जैसे आपको बाघ को देख के जो सारा चीज शरीर में होगा, वही सारा चीज सिंपैथेटिक सिस्टम का निशानी है। तो बच्चा जब प्रेशर में जाएगा तो उसका सिंपैथेटिक सिस्टम उत्तेजित हो जाएगा, और उसकी वजह से हम लोग बाघ को देख के क्या करते हैं? लैट्रिन नहीं कर देते हैं। तो बच्चा भी क्या करेगा? लैट्रिन पास कर देगा। और ये लैट्रिन अगर पास किया तो यहाँ पानी तो पूरा भरा हुआ है ना, जो इस बचदानी में पानी रहता है उसको कौन सा क्या नाम दिया जाता है? एमनियोटिक फ्लूइड। तो अब एमनियोटिक फ्लूइड और मेकोनियम आपस में क्या हो गया? मिक्स हो गया। और ये मिक्सचर अब बच्चा चूंकि इसको पी रहा है, बच्चा पिएगा इस मिक्सचर को। पीने के बाद दो संभावनाएं हैं। पहली संभावना है कि ये मिक्सचर इसके फेफड़े में चला जाए। तो चूंकि इसमें केमिकल होता है, लेसिथिन रिच होता है, ये मेकेनियम में क्या होता है? लेसिथिन बहुत ज्यादा रेशियो होता है, लेसिथिन फास्फोलिपिड। तो ये जाके अंदर केमिकल न्यूमोनाइटिस डेवलप कर देगा। क्या कर देगा? केमिकल न्यूमोनाइटिस। तो जो केमिकल न्यूमोनाइटिस डेवलप होता है, उसी कंडीशन को हम लोग, इसके साथ और भी बहुत सारा दिक्कत शुरू होता है, उसको कंबाइंडली हम लोग क्या कहते हैं? मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम। और दूसरी संभावना क्या हो सकती है कि भाई ये बच्चा लैट्रिन वाला पानी तो पिया, लेकिन फेफड़े में नहीं गया, केवल उसके खाने की नली में गया। तो खाने की नली में अगर जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? वो जाके आंत की दीवारों में, आंत के स्टमक की दीवार में चिपकेगा, तो बच्चा थोड़ा बहुत वोमिट कर सकता है, फिर वोमिट करके बाहर कर देगा, गैस्ट्रिक लवाज कर दीजिएगा, साफ हो जाएगा। 1-2 दिन दूध पचाने में दिक्कत कर सकता है, फिर धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर फेफड़े में गया है तब तो बड़ी परेशानी है। ऐसा बच्चा हम लोग के पास आता है कि नहीं आता है जी? तो ये एक तरीके का क्या हुआ जी? ये निमोनिया ही तो हुआ एक तरीके का। तो हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ पढ़ रहे हैं, तो कोई दिक्कत है इसमें? नहीं।
तुम लोग को जितना डिटेल में ले जा रहा है, वो अगर नहीं भी जानोगे ना तो तुम लोग जितना जानता है उससे तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगा। लेकिन जब ना होता है कि रोटी थोड़ा बढ़िया बन रहा हो तो आदमी सोचता है कि बढ़िया फूले, पतला हो, थोड़ा घी भी लगा दे इसमें का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या रिस्क फैक्टर है जहाँ की हमें मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम डेवलप होने के चांसेस रहेगा। ठीक है, तो देखिए अगर रिस्क फैक्टर की बात की जाए तो पानी अगर मेकोनियम स्टेन, माँ को जो पानी छूट रहा है बच्चा होने से पहले, वो अगर गंदा, हरा, पीला पानी अगर छूट रहा है तो ये किस चीज का द्योतक है? बच्चा लेटरिन पास कर कि बच्चा अंदर लेटरिन पास कर दिया। नॉर्मली जो पानी छूटता है वाइट वो कैसा होना चाहिए? वाइट। तो अगर किसी औरत को मेकोनियम स्टेन लेकर पास हो रहा है तो ये इंडिकेटिव है कि ऐसा बच्चा अगर पैदा होगा तो उसमें रिस्क फैक्टर है कि ये बच्चा लैट्रिन वाला पानी पी के मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम में जा सकता है। इसके बाद दूसरा रिस्क फैक्टर कह रहा है प्री इक्लेम्पसिया। नाम याद रखिएगा क्या होता है ये, इसमें गर्भवती स्त्रियों में होने वाली बीमारी है। आखिरी तिमाही में क्या दिक्कत हो जाता है जी? 8वें-9वें महीने में मिर्गी का झटका आना, ठीक है, पैरों में सूजन, और तीसरा 3 गो ट्रायड होता है, बीपी बढ़ा होना, और यूरिन चेक कराइएगा तो उसमें प्रोटीन निकलेगा। ठीक है, ये चीजें मिलेंगी अगर गर्भवती स्त्री को तो कहा जाएगा कि उसे इक्लेम्पसिया है। और ऐसी औरतों को डिलीवरी के दौरान ही झटका आने लगता है, जान भी चली जाती है बच्चा का, माँ का, दोनों का। तो अब सोचो कि बच्चा पेट में है और माँ को झटका आ रहा है, तो ऐसे बच्चे में लैट्रिन पास करने के चांसेस हैं कि नहीं है? तीसरा कंडीशन है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन मतलब गर्भवती स्त्री में गर्भ के ठहरने की वजह से ब्लड प्रेशर क्या हो गया? बढ़ गया। तो इस कंडीशन में भी बच्चा लैट्रिन पास करने का चांसेस रहेगा उसको पीने का। और चौथा प्लेसेंटल इनसफिशियंसी, ये तो हम लोग पढ़े हैं, ये पढ़े हैं ना जी। क्या होता है, बार बार हम बताते हैं कि बच्चा अंदर है और ये जो प्लेसेंटा है जितना ऑक्सीजन देना चाहिए बच्चे को उतना देने में सक्षम नहीं होगा तो क्या कहा जाएगा? प्लेसेंटल इनसफिशियंसी। और जितना ऑक्सीजन इसको चाहिए नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? लैट्रिन पास करेगा कि नहीं करेगा? आकर के पिएगा कि नहीं पिएगा? इसके बाद प्री मैच्योर बच्चा हो, प्रीमेच्योर बच्चा हो और माँ को डायरिया हुआ हो, माँ को डायरिया हो जाए, गर्भ का समय पूरा नहीं हुआ है, तो इसमें इन्फेक्शन होने का, जो माँ का इन्फेक्शन है वो बच्चे तक जाने के चांसेस यहाँ से अंदर, ये झिल्ली का रास्ता अगर इन्फेक्टेड हो गया, इसको कोरियोएमनाइटिस कहा जाता है। कोरियोएमनाइटिस, मान लो बार बार पेट झड़ रहा है
अब पेटझड़ी की वजह से जो लैट्रिन के रास्ते का कीटाणु है वो कैसे भी करके यहाँ तक पहुँच गया, तो यहाँ इन्फेक्शन करेगा और फिर यहाँ की झिल्ली को क्या करेगा, लीक कराने लगेगा, यहाँ से ऊपर जाके बच्चे को इन्फेक्ट कर सकता, बच्चा में इन्फेक्शन होगा तो बच्चा लैट्रिन पास करके फिर। और पोस्ट मैच्योरिटी ये भी करेगा ना। पोस्ट मैच्योरिटी में क्या परेशानी होने लगता है, प्लेसेंटल इंसफिशियंसी, और उसकी वजह से बच्चा लैट्रिन पास कर। तो ये सब कारण है या रिस्क फैक्टर है, कह लीजिए बच्चों में मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम होने का। अब हम लोग बात करेंगे कि ऐसा बच्चा डिलीवरी रूम में पैदा हो रहा है तो हम लोग क्या सावधानी करेंगे ऐसे बच्चों में। मान लीजिए जिसकी माँ का पानी गिर रहा था और गंदा पानी गिर रहा था, आपको डिलीवरी के लिए बुलाया गया, तो आप डिलीवरी रूम में क्या मैनेज कीजिएगा ऐसे बच्चे में। मैनेजमेंट ऑफ मेकोनियम स्टेन्ड लाइकर चाइल्ड इन लेबर रूम। तो इसमें सबसे पहला चीज ये देखना होता है, बच्चा पैदा हो गया, अगर बच्चा मुंह में मेकोनियम लिया है तो ओरल सक्शन नहीं किया जाएगा। उसको ओरल सक्शन आप कीजिएगा तो पता चले कि ऐसे ना गया हो, आप सक्शन करने के दौरान उसके सांस के नली में मेकोनियम चला गया। तो अगर मुंह में मेकोनियम है तो आप डायरेक्ट ट्यूब डालेंगे, ट्यूब डाल दिए तो सांस का नली सेफ हो गया, अब तब पूरा चारों तरफ का मेकोनियम क्या करे, सक करके बाहर कर लिया। फेफड़े में भी अगर सांस के नली में आ रहा है तो उसमें भी अपना सक्शन कर लिया। डायरेक्ट इंक्यूबेशन किया जाता है, यही चीज ध्यान देने वाली है। अम्बू अम्बू नहीं करते थे बच्चों। और ऐसा कुछ भी मत कीजिए, अगर बच्चा मुंह में लिया है कचड़ा तो उसको रुलाने का प्रयास मत कीजिए। उसको ट्यूब डाल के पहले सक्शन कर लीजिए, तब तो उसको रुलाने के फेरा में पड़ेगा, तो रुलाइएगा और वो और अगर उसका तालु, नाखून और ये नाभि, इस पे मेकोनियम का माने स्टेन लगा हुआ है। देखो अगर लैट्रिन किए हुए बच्चे को 4 घंटे से ज्यादा होगा तो अभी नाखून, नाभि, तालु रंगा हुआ मिलेगा। तुरंत का लैट्रिन पास किया हो तो ये सब रंगा हुआ नहीं होगा। तो अगर जिसका ये नाभि रंगा गया है, नाखून रंगा गया है, तालु रंगा गया है, तो 24 घंटा ऐसे बच्चे को निगरानी में रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि निमोनिया डेवलप करे तब तुमको पता चले, वो घूंट लिया हो, चला गया हो। तो 24 घंटा निगरानी रखा जाता है कि इसका सांस का रफ्तार बढ़ रहा है कि नहीं, ऑक्सीजन गिर रहा है कि नहीं, ये सब चीजें। अब मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम में पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है भैया, इसको समझिए आप लोग। कैसे सीरीज ऑफ इवेंट्स चलता है। देख रहे हो पैथोफिजियोलॉजी में 2 शब्द आ रहा है। नॉर्मल फिजियोलॉजी किस पैथोलॉजी से बिगड़ रहा है, इसी का नाम है पैथोफिजियोलॉजी। तो कह रहा है
कि फेफड़े में 3 परिवर्तन होता है। एक तो हो सकता है कि मिकोनियम प्लग गया और जाके एक छोटा सांस के नली को पूरा ब्लॉक कर दिया, तो इससे जितना हिस्सा था उसमें हवा जाना बंद हो गया और ये हवा क्या होगा, ये फेफड़े का ये हिस्सा कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, तो कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, कोलैप्स, कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन और लीडिंग टू कोलैप्स। और कोलैप्स होगा तो कौन सा क्रेप्स मिलेगा भैया, फाइन क्रेप्स। दूसरा हो सकता है कि पार्शियल हो, मान लीजिए कि यहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन जो मिकोनियम गया, समझ में आ रहा है रणविजय? नहीं आएगा तो बोलना है। ये मिकोनियम गया, ये तो यहाँ पूरा ब्लॉक कर दिया और यहाँ पे थोड़ा सा ब्लॉक किया, मतलब थोड़ा हवा जा रहा है। तो क्या होगा, देखो हवा जा रहा है लेकिन निकलने में पूरा निकल नहीं पाएगा, तो ये जो इसके फैलने और सिकुड़ने की क्षमता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इसी कंडीशन को तो हम लोग परमानेंट डायलेटेशन ऑफ एल्वियोलाई, मतलब एल्वियोलाई फैलेगा और सिकुड़ेगा नहीं। और इसी कंडीशन को हम लोग क्या नाम दे रहे थे जी, इम्फाइजीमा। तो क्या डेवलप कर जाएगा, इम्फाइजीमा। अच्छा, इसके अलावा और क्या ही कर सकता है, मान लीजिए कि एक एल्वियोलर यूनिट ये है, तो इसमें इस लेयर में सरफेक्टेंट रहता है, सरफेक्टेंट जो कि इसको पूरा पिचकने नहीं देता है, सांस छोड़ने के दौरान इस एल्वियोलाई को पूरा पिचकने नहीं देगा। तो ये जो मिकोनियम गया, ये जाके सरफेक्टेंट को क्या कर देता है, डीनेचर्ड कर देता है। सरफेक्टेंट एक तरीके का प्रोटीन होता है। सरफेक्टेंट क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो इस प्रोटीन को ही क्या किया, डीनेचर कर दिया, मतलब बर्बाद कर दिया। नतीजा क्या होगा कि एल्वियोलाई क्या होने लगेगा, पूरा कोलैप्स करने लगेगा। और एल्वियोलाई अगर कोलैप्स करेगा तो बच्चा क्या करने लगेगा जी, हम हमेशा बताते हैं कहरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसको ये फेफड़ा का जो एल्वियोलर यूनिट है वो कोलैप्स कर रहा है, उसको खोलने के लिए बार बार जोर लगाना पड़ेगा। तो जोर लगाएगा तो आवाज निकलेगी ना जी, वो आवाज को हम लोग कहरना और अंग्रेजी में ग्रंटिंग या ग्राउंडिंग कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा चौथा चीज क्या कर सकता है, ये केमिकल न्यूमोनाइटिस कर सकता है। मतलब यहाँ पे इस फेफड़े के हिस्से को क्या कर देगा, डैमेज कर देगा, जिसको हम लोग निमोनिया का। तो 4 चीजें हो रही हैं। ठीक है, घटना एक हुई और उसका परिणाम 4 तरीके से आ रहा है, इसीलिए इसको सिंड्रोम कहा जा रहा है। नहीं तो इसको डिजीज कहा जाता है, मिकोनियम एस्पिरेशन डिजीज। डिजीज में एक चीज होगी और सिंड्रोम में बहुत सारा चीज होता है। अब आ जाइए क्लिनिकल फीचर पे। हम लोग कोई बीमारी पड़ता है तो जानते हैं ना कि इसमें क्या लक्षण आएगा। बताओ जी क्या क्या लक्षण आएगा। अच्छा, जो मिकोनियम एस्पिरेशन वाला होगा
में क्या लक्षण आएगा? सांस का रफ्तार बढ़ा होगा। हाँ, ये पकड़ रहे हो तुम लोग। छोटा बच्चा जब पढ़ता था सब तो कारण नहीं पता चलता था कि क्या पढ़ रहा है। क्लिनिकल फीचर की अगर बात की जाए तो क्या क्या मिलेगा? कपड़ों क्लिनिकल फीचर में रंगा हुआ क्या क्या मिल सकता है? स्टेंड, टब स्किन, नेल और अम्लाइकस और ओरल कैविटी। कैविटी इतनी चीजें उसकी रंगी हुई मिल सकती हैं, ठीक है। और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस उसको पैदा होने के साथ सून आफ्टर बर्थ। और यहाँ पे ना जब तुम बच्चे को इंस्पेक्ट करोगे, क्लिनिकल एग्जामिनेशन का कौन सा पार्ट है जी इंस्पेक्ट करना? पहला फर्स्ट पार्ट है। देखोगे उसकी छाती को तो उसका छाती कैसा हो जाएगा? बैरल शेपेड हो जाएगा। बैरल मतलब ना बेलनाकार समझो। अगर ये छाती है तो छाती, मान लो जो पेशेंट ऐसे लेटा हुआ है, इधर हेड है बस पेशेंट का, इधर पैर है, तो पेशेंट का ये ऐसा डायमीटर इधर से लेके इधर तक वाला वो छोटा पड़ जाएगा इस डायमीटर से, मतलब ये चीज उठ जाएगा। और साथ में एडेड साउंड मिलेगा कि नहीं? मिलेगा। एडेड साउंड तो पक्का मिलेगा। अगर निमोनिया हो रहा होगा तो कोरस क्रिप्ट्स मिलेंगे, और अगर कोलैप्स हो रहा होगा तो फाइन फाइन क्रिप्ट्स मिलेंगे। तो ये रहा हमारा क्लिनिकल फीचर। चेस्ट एक्सरे में क्या मिलेगा भैया? ऐसे बच्चे का अगर आप चेस्ट एक्सरे कराएंगे तो क्या फाइंडिंग मिलेगी? भाई अगर ये फेफड़ा है तो सफेद सफेद ओपेसिटी का पार्ट मिल सकता है? इसके अलावा फेफड़ा का कोई पार्ट कोलैप्स हो गया हो तो उसके फीचर मिलेंगे। अब इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा? हम लोग एक्सरे में देखेंगे कि एक्सरे जब पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि निमोनिया में एक्सरे कैसे दिखता है, कोलैप्स में कैसे दिखता है, एटेलेक्टेसिस में कैसे दिखता है। मैनेजमेंट कैसे कीजिएगा? टेम्परेचर मेंटेन कीजिएगा। बच्चे का हमेशा TABC, बड़ा लोग में ABC है, बच्चा में TABC। पहले टेम्परेचर मेंटेन कीजिएगा, उसके बाद A से एयर पे चेक कर लीजिएगा कि कहीं निकोनियम सटा वटा होगा, उसको सक्शन करके साफ कर लीजिएगा। उसके बाद ब्रीदिंग देखिए कैसा हो रहा है। ब्रीदिंग अगर सही है तो ठीक है, अगर सांस का रफ्तार ज़्यादा है तो क्या लगाइएगा? O2 ह्यूमिडिफाइड O2 दीजिएगा उसको।
ठीक है। और यहाँ पे हमने कहा आपसे कि ये अगर एल्वियोलाई है, पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन के केस में क्या हो रहा है, ये सर्फेक्टेंट डीनेचर्ड हो जा रहा है, तो क्या हो रहा है, ये एल्वियोलाई कोलैप्स कर जा रहा है। तो कोलैप्स करने का मतलब है कि यहाँ जो लैरिंग्स है, ढक्कन इसका, जब ये सांस छोड़ता है बच्चा, तो ये लैरिंग्स ना, इसमें जब 150 ml हवा रह जाता है अभी लैरिंग्स बंद हो जाता है। सर्फेक्टेंट की कमी की वजह से ये पूरा हवा बाहर निकल जा रहा है, इसलिए नहीं पचक जा रहा है और इसीलिए ग्रंटिंग हो रहा है, कमर आ रहा है। तो ऐसे बच्चों में क्या किया जाता है कि यहाँ पे प्रेशर से ऑक्सीजन लगा दिया जाता है, जिसको हम लोग CPAP कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयर वे प्रेशर, माने लगातार। पॉजिटिव मतलब इधर से बाहर से, एयर वे पे हम क्या दे रहे हैं, प्रेशर, दबाव दे रहे हैं। तो दबाव से क्या होगा कि सांस छोड़ते हुए ये पूरा पचकेगा नहीं है। जब पचकेगा नहीं तो बच्चे को मेहनत नहीं करना पड़ेगा, तो उसका ग्रंटिंग क्या हो जाएगा, अब बात करते हैं अगर CPAP के बाद ABG कराएंगे, आर्टेरियल ब्लड गैस, और उसमें PaO2 जो ऑक्सीजन का प्रेशर है वो 60 से कम हो, तो फिर बच्चे को मैकेनिकल वेंटिलेशन की, वेंटिलेटर की जरूरत है, वेंटिलेटर पर डालेंगे। ठीक है। कॉम्प्लिकेशन इसमें 2 होता है, या तो लीक कर गया तो हवा कहाँ भर जाएगा, फेफड़े में, झिल्ली में। फेफड़े में नहीं, फेफड़ा में तो हवा ही है, इसके झिल्ली में भर जाएगा। क्या उसको कहा जाता है, फ्लूइड, न्यूमोथोरेक्स। और दूसरा हो सकता है कि यहाँ से एयर लीक करे और झिल्ली से भी पार कर जाए, कहाँ, ये बीच वाले जगह में हवा भर जाए, इसको मीडियास्टिनम कहते हैं। क्या कहा जाएगा, न्यूमोमीडिया। न्यूमोमीडिया